भाग 2 चैप्टर 2 का प्रागैतिहासिक चित्रों का उद्देश्य एवं प्रेरणा, पेज नंबर 24। पुस्तक का नाम भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास, डॉक्टर रीता प्रताप। प्रागैतिहासिक चित्रों का उद्देश्य एवं प्रेरणा क्या थी? वास्तव में गुहावासी मानव आखेट करने से पूर्व आदिम पशु का चित्र बनाकर कुछ जादू टोना टोटका आदि करके अपने आखेट की सफलता पर विश्वास करता था। उसका विश्वास था कि जिस पशु को वह चित्र रूप में अंकित करता है वह उसके वश में सहजता और सरलता से आ जाता है। दरियों में प्रायः ऐसे चित्र मिले हैं। तीरों, बर्छों, भालों से बिंधे पशु अंकित किए गए हैं। शायद अनेक आखेटक समूहों को चित्रित कर आहत पशु के चित्र के सहारे पशु के अनेक अंगों पर आक्रमण व प्रहार करने की शिक्षा लेता था। यूं भी उस समय पशु को मारकर खाना तथा उसके बाद उल्लास में नृत्य गायन आदि करना आदिम मनुष्य की दिनचर्या हो चुकी थी। गुहावासी मानव अपने जीवन में सफलता पाने, भय को दूर रखने, अदृश्य शक्तियों की पूजा के लिए ज्यामितीय आकार को सांकेतिक रूप में प्रयोग किया करते थे और त्रिभुज, वृत्त, आयताकार, स्वास्तिक, खटकोण, अंकों तथा रेखाओं आदि अनेक प्रतीक चिन्हों को चित्रित कर टोना टोटका व जादू कर निजात पाता था। आदिम चित्रकारों की विषय वस्तु क्या थी? आदिम चित्रकारों की विषय वस्तु, आदिम मनुष्य के चित्रों की प्रमुख विषय वस्तु आखेट ही रही है। उसने 12 सिंघा, महिष, हाथी, घोड़ा, सुअर, गैंडा, भालू, हिरण, बैल, गाय, चीता, भैंसे, जिराफ जैसे पशुओं को शिकार करते हुए चित्रित किया है। इन पशुओं का उसने पीछा कर उनमें दैत्य जैसे शक्ति का अनुभव किया था। इन पशुओं की गति और शक्ति पर उसने विजय प्राप्त की थी। पशुओं के मांस से उसकी उदरक्षुधा भी मिटती थी और उसकी खाल से वह शरीर ढकता था। यही कारण है कि उसने दौड़ते, उछलते, गिरते, प्रहार करते, आखेटकों, सींग मारते, हिंसक पशुओं या आक्रमण करते गतिशील पशुओं के चित्रण में अत्यधिक सजीवता दिखाई दर्शाई है। दूसरे स्तर में माने नव प्रस्तर युग में ये भयानक जीव जंतु मित्र के रूप में चित्रित हैं। उदाहरण के लिए घुड़सवार पशुओं को चराते, उनका दूध दूहते, कृषि का कार्य करते इत्यादि। स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी मानवाकृतियों को तीर, कमान, भाला, लाठी, त्रिशूल, कुल्हाड़ी, गणास आदि शस्त्रों के साथ दिखाया गया है। कृषि जीवन के अंतर्गत पशुपालन, बैलगाड़ियाँ, नौका विहार, मधु संचय आदि रूप चित्रित हैं। आमोद प्रमोद संबंधी चित्र उनके रसिक जीवन की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार आदिम मानव ने इन चित्रों में अपने भावों को सरलतम रूप तथा ज्यामितीय आकार में संजोया है, जो बाल सुलभ प्रकृति के सुंदर उदाहरण हैं। और चित्र की सीमा रेखाएं गतिशील हैं। यद्यपि चित्र असंयत और सरल हैं, ये कहना अतिशयोक्त नहीं होगा कि प्रागैतिहासिक चित्रों में भय, साहस, संवेग और धर्म आदि मानवीय भावों की अभिव्यक्ति अवश्य हुई है। चित्र संरचना में भावना, संवेग, अभिव्यक्ति की लालसा, विजय की कहानी, भय, जादू टोना, धर्म आदि अनेक प्रेरणाएं रही हैं, किंतु प्रकृति और प्राकृतिक आपदाओं का अंकन नहीं के बराबर हुआ है। यह आश्चर्य की बात है कि पृथ्वी की खोज में लगे आदि मानव ने इन चित्रों में कहीं भी बादल, आकाश, पेड़ पौधे, नदी, पर्वत आदि को नहीं दर्शाया। कुल मिलाकर इन चित्रों में प्रागैतिहासिक युग के मनुष्य का संपूर्ण इतिहास संचित है। रेखाएं हेडिंग। प्रागैतिहासिक काल के कलाकारों को रेखाओं में जादू, भावनाओं का आनंद और मंत्रमुग्ध कर देने की समस्त गुण थे। रेखाओं में गति व शक्ति का संपुंजन ऐसा था मानो शिलाश्रयों में बैठा कोई आधुनिक कलाकार की किसी जनजाति के चित्र बना रहा हो। प्रागैतिहासिक काल की शिला चित्रों के विशेषताएं तथा मूल प्रवृत्तियाँ। क्या विशेषताएं थी, प्रवृत्तियाँ क्या थीं, आइए देखते हैं। चित्र प्रायः खुरदरी चट्टानों की दीवारों, गुफाओं, फर्शों, छतों या भित्तियों पर बनाए गए हैं। अनेक चित्र प्रस्तर शिलाओं पर भी प्राप्त हुए हैं। चित्र प्रायः लाल, काले
सफ़ेद खड़िया रंगों से बने हैं। इन रंगों को तैयार करने एवं इस्तेमाल करने से पूर्व इन्हें पशुओं की चर्बी मिलाया जाता था। चित्रों में कहीं कहीं आकृति की सीमा रेखा को नुकीले पत्थर में खोद कर बनाया गया है, जिससे वह अस्थायी रहें और वर्षा के पानी में घुल न जाए। आकृतियों के निर्माण में सीधी, वक्र और आयताकार आदि ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग है, जो प्रायः सांकेतिक जान पड़ते हैं। इसमें स्वास्तिक, त्रिभुज, वृत्त, खटकोण और आयताकार शामिल हैं। ज्यामितीय आकारों का प्रयोग प्रकृति की विभिन्न शक्तियों या जादू के विश्वासों को व्यक्त करने हेतु किया गया है। चित्रों में कहीं कहीं रेखाओं द्वारा या फिर पूर्ण रूप से या पूरक रूप से क्षेपांकन पद्धति का प्रयोग किया गया है। तूलिका किसी रेशेदार लकड़ी, बांस व नरकुल आदि को एक सिरे से कूटकर बनाई जाती थी। पशुओं के पुट्ठे की हड्डी की प्याली रंग घोलने के लिए काम में ली जाती थी। इस प्रकार प्रागैतिहासिक शिला चित्रों में पर्याप्त सृजनशीलता, मौलिक उद्भावना, अंतरंग सौंदर्यबोध और रूप विन्यासगत वैविध्य, अभिव्यक्ति, रचना कौशल और निजी वैशिष्ट्य उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार इन चित्रों की सरलता, सुगमता तथा सूक्ष्म रेखांकन पद्धति आज के कलाकार के लिए महान प्रेरणा है। वैदिक सभ्यता का उदय। वैदिक सभ्यता का उदय क्या है, आइए देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल की समाप्ति के बाद धातु युग के बाद साथ वैदिक ये कला का उदय माना जाता है। दक्षिण भारत में भी पाषाण काल के बाद लौह युग का ही प्रारंभ माना जाता है, परंतु उत्तरी भारत में ताम्र और सिंध में कांस्य के पश्चात ही संपूर्ण भारत में लौह युग आया। हालांकि दक्षिण भारत में बहुत सी सामग्री कांसे से बनी प्राप्त हुई है, परंतु या तो बाद की मालूम पड़ती है या फिर दूसरे क्षेत्र से आयातित हुई जान पड़ती है। मध्य प्रदेश के गुनजेरिया नामक ग्राम से तांबे के बने यंत्रों के 424 उदाहरण प्राप्त हुए हैं, जो लगभग 2000 वर्ष ईस्वी पूर्व के हैं। इसी प्रकार उत्तरी भारत में कानपुर, फतेहपुर, मथुरा तथा मैनपुरी जिले में तांबे से बने प्रागैतिहासिक तंत्र तथा हथियार प्राप्त हुए हैं। उत्तरी पूर्व में हुगली से लेकर पश्चिम में सिंध तक विस्तीर्ण क्षेत्र में तांबे के हंसियों, तलवारों तथा भालों की फलकों आदि के उदाहरण मिले। यह सर्वविदित ही है कि ताम्र और कांस्य युग का उत्तरी भारत में बहुत पहले से उदय हो चुका था और दक्षिणी भारत में भी लौह युग की शुरुआत हो चुकी थी। दक्षिणी भारत में पाषाण युग कालांतर तक चलता रहा और बाद में एक साथ लौह युग आया। अथर्ववेद 25,000 ईसा पूर्व में ऐसे प्रमाण मिलते हैं अथर्ववेद में, जिनसे उत्तरी भारत में लोहे का प्रयोग सिद्ध होता है। दूसरी तरफ ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस के लेखों से भी पता चलता है कि फारस के सम्राट एक्सराइक्स की अध्यक्षता में 480 ईसा पूर्व में जो भारतीय सेना ने यूनान के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, इसमें लोहे के फलकों से युक्त तीरों का प्रयोग किया गया। अन्य प्रमाणों में सिकंदर के भारत पर आक्रमण करने के समय भारतीयों ने युद्ध में इस्पात यानी स्टील तथा लोहे के फलक वाले तीर प्रयोग में लिए थे। यह दुर्भाग्य रहा कि उस समय की कला के उदाहरण बहुत कम प्राप्त हुए हैं, लेकिन केवल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा क्षेत्र की खुदाई से कांस्य युग की कला के उदाहरण प्राप्त होते हैं। क्योंकि मोहनजोदारो और हड़प्पा सिंधु नदी की घाटी में स्थित थी, अतः विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से पुकारा और वहीं वैदिक सभ्यता विस्तीर्ण उत्तरी भारत के मैदानों में फैली हुई थी। इसके बाद आप पढ़ेंगे पेज नंबर 27 पर सिंधु घाटी की सभ्यता की कला, सिंधु घाटी सभ्यता की कला।